हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीडीपी का सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको ज़रूर देख लेना, जिसमें हमने 15 मार्क्स की सीडीपी कंप्लीट कर ली थी एंड जो रिमेनिंग 15 मार्क्स है उसकी सीडीपी आज हम करने वाले हैं। इसमें अगर आप पीएस टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और इससे पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको जाके देख लेना, क्योंकि वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो हमने क्लियर किए थे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड यूनिट है जो कि 5 मार्क्स का होने वाला है। सबसे पहले जस्ट अ मिनट, यस, 5 मार्क्स का होने वाला है ये। इसके बस 2-3 पेज हैं, उसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट 10 मार्क्स का और रह जाएगा यूनिट नंबर 3 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड CWSN। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग एडवांटेजेस एंड डिप्राइव्स। मतलब आपका जो सिलेबस, अगर आपने सिलेबस में देखा होगा तो उसमें आपको ये डायरेक्ट लाइन देखने को मिलती है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, आपका फर्स्ट जनरेशन लर्नर आ जाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका होता है वो आ जाते हैं। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। लाइक कोई जनरेशन है जिसमें उनके कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स जो है, माता पिता हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो बच्चा पहली बार जा रहा है अपने स्कूल में, तो वो क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो गया। तो उस लर्नर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहा है, उसके घर में तो कोई इसको पढ़ाने वाला है नहीं, है ना, तो वो टीचर से ही पढ़ेगा। अब दूसरी तरफ जिस बच्चे के पेरेंट्स एजुकेटेड हैं वो घर पे अपने पेरेंट्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं या फिर टीचर्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो होते हैं उनको पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। उनका सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस किस तरीके का, उनके पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है। जिसके पास पैसा हो वही पढ़ सकता है, आगे जाके हायर एजुकेशन ले सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं ले सकता। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एजुकेशन को लेके। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें सारे बच्चों को, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, गोरा है, काला है ना, हर एक भेदभाव को छोड़कर एक जगह पे सब बच्चों को पढ़ाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसमें क्या होता है, इक्विटी एंड इक्वालिटी बेस्ड एजुकेशन जो होती है। अब इक्विटी क्या होती है, नीड। इक्वालिटी क्या होती है, समान। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई भी, मान के चलो ये खेल का मैदान है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बच्चे खड़े हैं, 1 2 एंड 3। एक बच्चा क्या है, उसकी हाइट क्या इतनी है, दूसरे की हाइट इतनी है, तीसरे की हाइट मान के चलो छोटी है। इक्वालिटी बेस्ड का क्या मतलब है कि उन तीनों को बॉक्स प्रोवाइड किया हमने, एक इतना, ठीक है, रेड पेन से मार्क कर लेती हूँ, इतना बॉक्स प्रोवाइड किया तीनों को, एक मतलब समान, सब जो भी उनको साधन दिए उन्होंने, जो भी बॉक्स दिया वो उनको सेम दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब इक्वल, समानता से। ठीक है, अब इक्विटी क्या होता है, नीड के अकॉर्डिंग। अब मान के चलो ये लड़का बड़ा है, ठीक है, ये तो देख सकता है ना, तो इसको हम बॉक्स नहीं देंगे। अब ये थोड़ा सा इससे छोटा है, ठीक है, तो इसको हम एक बॉक्स देंगे ताकि इसकी हाइट भी इसकी जितनी हो जाए। ठीक है, एंड थर्ड वन, ये सबसे छोटा है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स दे देंगे ताकि इसकी हाइट इनकी जितनी हो जाए और ये आसानी से इस मैच को देख पाए। तो इक्विटी क्या होती है, नीड के अकॉर्डिंग। अगर बच्चे को नीड है, उसको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसको स्कॉलरशिप दो। बच्चे को कोई और नीड है, लाइक उसको दिखाई नहीं देता ज़्यादा, है ना, कम विजुअल इम्पेयर्ड है, तो उसको आगे बिठा दिया जाए। चलने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ और किया जाए, है ना। तो वो सारे क्या होती है, इक्विटी बेस्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या आ जाता है हमारा, एजुकेशन फॉर ऑल, इक्वालिटी के बेस के पे भी हो सकती है और इक्विटी के बेस पे भी वो हो सकती है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेग्रीगेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। अब क्या कहते हैं, सेग्रीगेट नहीं करना हमने बच्चों को। मान के चलो कोई बच्चा है, ये स्ट्रेंथ है, इसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी है, किसी तरीके की लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, या फिर उनको दिखाई कम देता है, या उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है कोई, तो हम उन दोनों बच्चों को सेपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। उनको हम उसी क्लास में या तो आगे बिठा सकते हैं, या उनकी किसी अदर तरीके से हेल्प कर सकते हैं, है ना, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं। तो वो उनको उसी क्लास के अंदर पढ़ाना है हमें, उनको सेग्रीगेट नहीं करना, अलग नहीं करना, ठीक है। तो जब भी आपको पेपर में कोई वर्ड मिले सेग्रीगेट करना चाहिए या नहीं, तो आपने वहाँ पे क्या लिखना है कि नहीं, हमें सेग्रीगेट नहीं करना है, हमें उनको जोड़ के रखना है और एक ही क्लास के अंदर उनको पढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लेबलिंग भी नहीं करनी है। लेबलिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान के चलो आपके पास 2 कप हैं, आपने लेबल कर दिया ये मेरी बहन का है, ये मेरा है, ठीक है। तो वैसे क्लासरूम में भी होता है कि हमने ऐसा नहीं बोलना कि ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये नालायक है, या कुछ। इक्वली सबको ट्रीट करना है, इक्वली सबको स्टडी करवानी है। इंक्लूड एवरी चिल्ड्रन मतलब हर एक बच्चे को हमने इंक्लूड करना है, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना है, राइट। उसके बाद आ जाता है UDL। इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, ये भी पेपर में कई बार आ सकती है। इसका मतलब है यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग हम किस तरीके से कर सकते हैं सॉरी। तो ये मैंने थोड़ा सा टेबल बना रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, व्हाट डू वी नो अबाउट लर्नर्स एंड कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आर वी हेयर टू डू, व्हाट आर द पर्पस, हमें पता होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल बिहेवियर टू लर्नर। सबसे पहले तो क्या है, हमें पता होना चाहिए हमारा पर्पस क्या है, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना कि हम कितना कर सकते हैं, राइट। फिर आइडेंटिफाई करना यूनिवर्सल सपोर्ट, कि हमें कोई सपोर्ट है भी है या नहीं है। फिर 3 प्रिंसिपल को यूज़ करना टू गाइड प्लानिंग, कौन कौन सा, टीच, इवेल्युएट एंड गेट फीडबैक, ठीक है। इसमें गोल्स असेसमेंट हो सकती हैं, फिर टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं, मटेरियल मेथड जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हो आप, कोई चार्ट का यूज़ कर सकते हो, है ना। ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं उसका यूज़ कर सकते हो पढ़ाने के लिए। एंड देन व्हाट डू वी नो अबाउट द लर्नर एंड कॉन्टेक्स्ट। तो ये पूरा जो साइकिल है ना वो चलता रहता है। क्या क्या साइकिल में चलता है, सबसे पहले कि पर्पस ढूंढना है उसका, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे का पोटेंशियल कितना है, ठीक है। फिर उसको यूनिवर्सल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। 3 प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक असेसमेंट ऐड कर सकते हैं, टीचिंग टीचिंग का मेथड जो है उनको चेंज कर सकते हैं, मटेरियल मेथड यूज़ कर सकते हैं, है ना। टीच करना, उनको इवेलुएट करना, फीडबैक, और उसके बाद देखना है दोबारा से बच्चों में कि कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूवमेंट आई है, कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं, उसके बाद दोबारा से उसका जो पर्पस है वो देखना है। तो इस तरीके से पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है। आई होप आपको समझ में आया हो। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना आप लोग। जो भी बात आपको समझ में नहीं आएगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी रिप्लाई करने की। ओके तो नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन सेम होती है पर मॉडिफिकेशन उसमें डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है IEP। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये स्पेशल चिल्ड्रन बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है। इसमें लेबलिंग और सेग्रीगेशन नहीं होती। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जहाँ पे भी स्टैंडर्ड वर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन या फिर यूनिफॉर्म लिखा हो वो आपका ऑप्शन गलत होगा। आपने कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में या यूनिफॉर्म फॉर्म में बच्चों को नहीं पढ़ाना होता, ठीक है। तो इसमें लेबलिंग और सेग्रीगेशन भी नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, बच्चे को नीड के अकॉर्डिंग हमें अपने मेथड्स को चेंज करना है, ना कि एक जैसा ही रखना है। सेकेंड आपका आता है एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज इम्पेयरमेंट। अब हम थोड़ा डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, या फिर डिफ़िकल्टीज़ जो आती हैं बच्चों को उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हो मैंने, PWD, सॉरी यहाँ पे PWD आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप चेक कर लेना। तो 1996 में सबसे पहले PWD एक्ट आया था, उसमें 7 जो है ना वो डिसेबिलिटीज़ उन्होंने बताई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2016 में RPWD आ गया। ये PWD है ना, इसके आगे सिर्फ R लग गया, तो इसका क्या मतलब है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें उन्होंने 21 डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया, ठीक है, जो कि 40% या 40% से ज़्यादा हो सकती हैं।
राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है कि 6 से 18 साल के बच्चे जो है ना, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, हर एक गांव में, हर एक शहर में। ठीक है, तो ये कुछ डिसेबिलिटी हैं जिसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है और ऑलमोस्ट हर टाइम आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया वो प्रॉब्लम होती है जिसमें लर्निंग में, रीडिंग में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ठीक है, डिसग्राफिया का मतलब क्या होता है, राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कैल्किया कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। डिसफेसिया होता है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम आती है या फिर लैंग्वेज को यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। डिसफ्रेक्सिया मोटर एक्टिविटी से। अब आप इनके जो मीनिंग है ना, वो इनके वर्ड से ही निकाल सकते हो। जैसे ग्राफिया का मतलब क्या होता है, ग्राफ, राइटिंग से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। कुछ अदर डिसेबिलिटीज़ भी इसमें आती है, जैसे ADHD। अब एक पेपर में आया था इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप फुल फॉर्म बता सकते हो, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उनको एक काम में ना उनका दिल नहीं लगता, तो उनको क्या करना पड़ता है, वर्क को तोड़ तोड़ के देना पड़ता है कि पहले थोड़ा कर लो, फिर थोड़ा कर लो, फिर थोड़ा कर लो। मतलब एक बार ही पूरा काम दे दो तो उनका उसमें मन नहीं लगेगा, तो ये वो डिसऑर्डर होता है। ऑटिज़म पे पेपर में हर बार ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। ऑटिज़म क्या होती है, वो प्रॉब्लम होती है जिसमें उनको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, रेपिटेटिव एक्शंस करने पड़ते हैं उनको बार बार रिपीट करनी पड़ती है चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग का मतलब आपको पता है, हियरिंग का मीनिंग क्या होता है, सुनना। ठीक है, तो सुनने से प्रॉब्लम जो होती है, उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए वो एड यूज़ करते हैं। ठीक है, कानों में लगाते हैं ना एक मशीन से, तो वो होती है हियरिंग इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड क्या होते हैं, जिनको थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम होती है, जिनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम ब्रेली टेक्टाइल मेथड यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, लाइक किसी की लेग नहीं है या लेग में कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई मोटर स्किल्स है है ना, चला नहीं जाता आराम से, तो वो किस में आ जाता है, आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। थर्ड इसमें आपका आता है एड्रेसिंग विद टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर। ठीक है, इन इंक्लूसिव एजुकेशन चेंज करना होता है हमें सिस्टम में, ना कि बच्चे में। ठीक है, हमेशा सिस्टम में चेंज होता है, बच्चे में चेंज नहीं होता। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन 3 तरीके के हो सकते हैं। एक होती है इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिनका जो IQ है ना बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 120 से ज़्यादा जिनका IQ होता है, तो वो होते हैं इंटेलेक्चुअली ब्राइट में। सेकेंड आता है आपके पास टैलेंटेड चिल्ड्रन। टैलेंटेड मतलब जिसको डांस, बड़ा अच्छा डांस कर लेता है, बड़ी अच्छी पेंटिंग कर लेता है, टैलेंट है उसके अंदर। ठीक है, वो हो गए टैलेंटेड चिल्ड्रन। क्रिएटिव चिल्ड्रन नई थिंग्स का खोज करते हैं, कुछ कुछ नए नए बनाते रहते हैं, वो सारे क्या होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं। अब देखो, एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है ना, इनके लिए कुछ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हॉट्स ऑल्सो गिवन टू दिस चिल्ड्रन। अब इसमें क्या होता है, अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल चिल्ड्रन। जितने भी बच्चे हैं ना, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर को ऐसा लगे कि एक दो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, एकोमोडेशन फॉर ऑल। बस बार बार वही सारी चीज़ें आ रही हैं, बच्चों को इक्वल एजुकेशन देनी चाहिए, सारे बच्चों को इंक्लूड करना चाहिए। अगर कोई एकोमोडेशन मिल रही है तो वो सबको मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को मिले दूसरे को ना मिले, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपको बता दूँ 5 नंबर में से एक बार दोबारा से रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जस्ट अ मिनट। यस, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन एक यहाँ पे सेग्रीगेशन के बारे में बोला था, सेग्रीगेशन लेबलिंग। एक क्वेश्चन आप मान के चलो आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका आता है जो ऑलमोस्ट आता ही है, ये जो जितने भी डिजीज़ हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया वगैरह वगैरह है ना, तो इस पे क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है स्टैंडर्डाइजेशन पे। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन पे हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपकी जो भी एग्ज़ाम है।
फोर्थ क्वेश्चन आपका इन सारी डिसेबिलिटीज़ में से आ जाएगा, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है, कोई कोई आपसे पूछ सकते हैं कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ पूरी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लाइक असर्शन रीज़न वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, फिफ्थ क्वेश्चन आपको उसमें से आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, 2-3 पेज है, 2-3 पेज पढ़ के अगर आपके 5 नंबर आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम शिफ्ट करने वाले हैं थर्ड यूनिट पे, ठीक है, जिसमें 10 मार्क्स का आपको पूरा पेपर आता है। एंड इसमें पढ़ने वाले हैं हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड वाई चिल्ड्रन फेल। कहते क्यों जो बच्चे हैं वो लर्न करते हैं, थिंक करते हैं, और क्यों फेल हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि सिस्टम जो है उसमें गड़बड़ी है। भाई बच्चे में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो टीचर्स हैं, टीचिंग मेथड हैं, उनको चेंज करो, ठीक है, जो एरर्स हैं उन पे वर्क करो, लेकिन बच्चों को चेंज नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं बच्चों को निकाल दो स्कूल से कि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, नो। आपने जो टीचर मेथड्स हैं उन पे वर्क करना चाहिए, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, स्कूल की जो भी सिस्टम है आपका, उसको चेंज करना होता है। नेक्स्ट है गया टाइप ऑफ थिंकिंग। अब डिफरेंट टाइप की थिंकिंग होती है। फर्स्ट वन इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग, सेकेंड इज़ कन्वर्जेंट, रिफ्लेक्टिव, कंक्रीट एंड क्रिटिकल। वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, ओपन एंड थॉट होता है, यानी कि मान के चलो कोई एक सिचुएशन मिली आपको, ठीक है, तो उसमें हमने ना डिफरेंट वेज ढूंढने हैं कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज में सोचना, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये भी आराम से आपका हो जाएगा। सेकेंड टाइप आपका है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे आइडिया आए हमारे माइंड में और उन आइडिया को मिला के हमने एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, यानी कि क्लोज्ड एंडेड थॉट्स होता है ये आपका किस में आ गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपने याद रखना है कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनल या इलेबोरेशन। ये इसकी ट्रिक है, फफोई, FFOE, फफोई, राइट। अब कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, अब पेपर में आपको आ सकता है कि क्रिएटिविटी के स्टेप्स कौन से हैं। उन्होंने बोल रखा होगा पहले वेरिफिकेशन होती है, फिर एल्यूमिनेशन होती है, इंक्यूबेशन हो सकता है, या प्रेपरेशन हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में बोला होगा इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, प्रेपरेशन, वेरिफिकेशन, ऐसे करके बोला होगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑर्डर है वो कैसे होता है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्रेपरेशन, ठीक है। पहले स्टेप क्या है, प्रेपरेशन होती है किसी भी चीज़ की, जैसे डाटा को प्रिपेयर करना है। सेकंड इंक्यूबेशन होता है, यानी कि सोल्यूशन के लिए थिंकिंग करनी है। थर्ड इज़ इल्यूमिनेशन, यानी कि सडनली माइंड में आइडिया आना। एंड फोर्थ इज़ उस आइडिया को वेरीफाई करना कि वो वेरीफाई सच्ची में आइडिया वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं क्रिएटिविटी के। नेक्स्ट है 5 प्राइमरी स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में 5 जो प्राइमरी स्टेप्स हैं वो कौन से हैं। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि है क्या प्रॉब्लम। सेकंड आइडिएटिंग ऑफ द सोल्यूशन, मतलब जो सोल्यूशन है उसके लिए आइडियाज़ ढूंढने हैं, ठीक है। थर्ड आ गया कमिटिंग टू द कोर्स ऑफ एक्शन, कि जो भी आइडिया हमारे पास आए हैं, ठीक है, उसको देखना है कमिट करके कि हाँ ये वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता। फोर्थ इज़ इम्प्लीमेंटेशन सॉल्यूशन, अब जो सॉल्यूशन हमने सोचा है कि हाँ ये काम करेगा, उसको हमने इम्प्लीमेंट करके देखना है कि वाकई में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड फिफ्थ वन इज़ एनालाइजिंग द रिजल्ट, उसके बाद जो हमने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसको हमने एनालाइज करना है कि सच में हमारा रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। अब मेमोरी की बात करें तो मेमोरी 2 तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब थोड़े टाइम के लिए जो हमें याद रहती हैं चीज़ें। अब मान के चलो पेपर है, पेपर में एक दिन पहले हमने पढ़ा, पेपर दिया और हमें भूल गया, वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट होता है वो। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी मान के चलो आपके साथ कोई आपका ब्रेकअप हो गया या कोई और आपकी मेमोरी में कोई ऐसी चीज़ है, कोई बहुत खुशी वाला मोमेंट आया, कोई दुख वाला, जिसको आप भूल नहीं सकते पूरी लाइफ टाइम, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है।
अब इसमें दो चीज़ें हो रहा है, चंकिंग एंड निमोनिक्स। चंकिंग मतलब टुकड़ों में, जैसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने बोला था आपको पढ़ना तो वो क्या होता है, टुकड़े मतलब थोड़ी थोड़ी बातें बातें याद रहती हैं। निमोनिक्स क्या होती है, ट्रिक से लर्न करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कौन कौन सी ट्रिक बताई, FFOE, फफोई है ना, बताई ना आपको, लर्निंग वाली, थिंकिंग वाली तो वो क्या हो गया, ट्रिक टू लर्न। ओके, नेक्स्ट है लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन। इसमें आपके पास आ जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रिलेटेड टू सोशल लाइफ। एंड दूसरा क्या है, लर्निंग इज़ ग्रेजुअल। ग्रेजुअल है, स्टैटिक से नहीं होती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। अब बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर भी हो सकते हैं, नेगेटिव फैक्टर भी हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। पर्सनल में आ सकता है लर्नर की एज। अब बच्चे की एज अगर 7-8 साल, आप उसको 15-20 साल के बच्चे का सिलेबस बताओ तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एज जो है लर्नर की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लर्निंग में। मेच्योरेशन की, बच्चा कितना मेच्योर है, उसको समझ में आ रही हैं चीज़ें, नहीं आ रही, उस पर भी डिपेंड करता है। इंटरेस्ट, अब बच्चे का इंटरेस्ट है भी या नहीं। अब बच्चा बोल रहा है कि मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आप उसको ज़बरदस्ती खींच के मैथ पढ़ा रहे हो, उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो कैसे सीखेगा, है ना। तो लर्निंग इंटरेस्ट के ऊपर भी बेस्ड करती है। नीड, बच्चे को नीड है उस लर्निंग की या नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में। एबिलिटी, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, इमोशनल कंडीशन, वो सारी चीज़ें जो है पर्सनल फैक्टर में आती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में नेचुरल फैक्टर उसके कैसे हैं, नेचर। अब देखो, बाहर बहुत ठंड हो रही है ना, और बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, लेकिन आप बोलो नहीं ठंड में बैठ के पढ़ ले तो पढ़ ले, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट करते हैं लर्निंग में। सोशल फैक्टर लाइक होम हो गया, स्कूल हो गया, वो भी इफेक्ट करते हैं। कल्चरल फैक्टर, लर्निंग मटेरियल कैसा दे रहे हो उनको, सिर्फ नोट्स पकड़ा रहे हो, उनको पढ़ा नहीं रहे हो, या फिर कोई टीचिंग मेथड जो है, मटेरियल मेथड वो यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद भी लर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, पेरेंट्स ऐसे ना स्ट्रिक्ट तो नहीं है, बच्चे की बात सुनते ही नहीं है तो बच्चा किसको बताएगा फिर, है ना। तो पेरेंट्स बच्चे की बात सुने, उसको अच्छे से समझाए, कोई गलती हो जाती है उससे बात करे, है ना, तो वो भी लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। टीचर्स, पीयर ग्रुप, है ना, मीडिया हो गया, नेगेटिव यूज़ ऑफ मीडिया, वो सारा कुछ किस में आ गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। अब मोटिवेशन पे भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। मोटिवेशन क्या होती है, किसी चीज़ को करने की अंदरूनी चाहत, जहाँ अंदर वाली चाहत हो सकती है या बाहर वाली चाहत हो सकती है। तो दो तरीके की मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक जिसको हम इंटरनल भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल का मतलब पता है ना, इंट्रिंसिक अंदरूनी, ठीक है। लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल, तो इसमें किसका कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल का। साइकिल ऑफ मोटिवेशन को आप याद कर सकते हो NDA गार करके। NDA का मतलब आपको पता है ना, NDA गार करना, एन यानी कि नीड। सबसे पहले नीड होती है किसी चीज़ की, उसके बाद हम उसको पाने के लिए ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करी आपने, ठीक है। फिर अराउजल, ठीक है, कुछ हमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं, प्रॉब्लम्स आने के बाद भी हम नहीं रुकते, नहीं रुकने के बाद जी से क्या हो गया, गोल डायरेक्टर बिहेवियर। हम गोल डायरेक्टर बिहेवियर रखते हैं कि नहीं, हमें करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ी सी अचीवमेंट मिलती है, ठीक है। अचीवमेंट मिलने के बाद जो हमारी अराउजल थी, जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो रिड्यूस हो जाती हैं। एंड उसके बाद क्या करते हैं हम, दोबारा से उससे भी ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ लेने के लिए नीड आ जाती है हमें, फिर हम ड्राइव करते हैं, फिर अराउजल, फिर ऐसे करके हमारा जो चक्कर है वो चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको याद करना है। ओके, नेक्स्ट हमने करना है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने क्या नीड्स की हायरार्की बताई कि हमें पहले कौन सी नीड चाहिए होती है, सेकंड बार कौन सी चाहिए होती है, थर्ड बार कौन सी चाहिए होती है। तो हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। उसने क्या कहा कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। जैसे आपको पता है कि हम क्या बोलते हैं, हमारी नीड्स कौन सी होती हैं, रोटी कमरा मकान मिलना चाहिए हमें, है ना। तो वो हमारी नीड कौन सी है, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आ जाता है, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारा किस में आ गया, फिजियोलॉजिकल नीड में। अब एक बार हमारी फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो गई तो हमें क्या चाहिए, सेफ्टी नीड। अब भाई खाना पीना है हमारे पास, खाने के लिए खाना है, कपड़ा है, लेकिन हमें रहने के लिए मकान भी तो चाहिए ना। तो उसमें क्या आ जाता है हमारा सेकंड, सेफ्टी नीड्स।
सेफ्टी नेट में हमारी पर्सनल सिक्योरिटी आ गई, एम्प्लॉयमेंट आ गई, रिसोर्स हेल्थ आ गई, प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, ये सारा सेफ्टी में आ गई। अब देखो हमारे पास खाना भी है, कपड़े भी हैं, घर भी हैं, लेकिन हम अकेले तो रह नहीं सकते ना, हमें अपनी फैमिली चाहिए, हमें अपना पार्टनर चाहिए। तो थर्ड में क्या आ जाएगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, यानी कि जिसमें फ्रेंडशिप आ गई, इंटीमेसी आ गई, फैमिली आ गई, सीरीज़ ऑफ कनेक्शन आ गई। अब ये भी आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेल्फ इस्टीम, यानी कि अपने आप को, अपनी रिस्पेक्ट। अब देखो हमारे पास पैसा पैसा आ गया, ठीक है, हमारे पास घर है, हमारे पास हमारी लव वंस हैं, उसके बाद हमें रिस्पेक्ट भी तो चाहिए, हमें क्या सोसाइटी में हमारी कोई इज्जत करता हो, हमें हमारा स्टेटस होना चाहिए कोई, तो वो क्या जाता है उसमें, सेल्फ नीड्स, एस्टीम नीड्स, सॉरी, रिस्पेक्ट हो गई, इसमें स्टेटस हो गया, रिकॉग्निशन हो गई, स्ट्रेंथ हो गया, फ्रीडम हो गया। अब ये भी मिल गया, अब सब कुछ मिल गया ज़िंदगी में, लेकिन लास्ट टाइम पे हमें क्या करना होता है, लास्ट में जैसे हम बोलते हैं भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम दुनिया में क्यों आए, तो वो क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इतना कि अपने आप को अब अंदर से जानना है। हमने बाहर से सब कुछ ले लिया, पैसा ले लिया, गाड़ी ले ली बहुत कुछ कमा लिया, नाम कमा लिया, लेकिन हमें खुद का पता होना चाहिए। तो वो कौन सी नीड आती है, हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं, ऑलमोस्ट 5% लोग जो है ना वो यहाँ तक पहुँचते हैं, अपने आप को पहचानते हैं कि हम लोग क्या हैं। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में उन्होंने क्या बोला था, 5 चीज़ों के बारे में बोला, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसको आप सेल्फ एस्टीम नीड्स भी बोल सकते हो। अब पेपर में आपको इसका ऑर्डर पूछेंगे कि पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है ऊपर तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं मिड डे मील की। मिड डे मील जो है 1995 में स्टार्ट हुआ था। आपको पता है मिड डे मील क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में रिसेस के टाइम पे खाना खिलाते हैं बच्चों को, तो वो क्या होता है, मिड डे मील। 1995 में जो मिड डे मील है वो स्टार्ट हुआ था। अब कोग्निशन का मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा समझाया था। कोग्निटिव किससे रिलेटेड होता है, कोग्निटिव माइंड से रिलेटेड होता है, जिसमें मेंटल प्रोसेस के बारे में बताया होता है। द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, जिसमें परसेप्शन आ जाता है, रिकॉग्निशन, कंसेप्चुलाइजेशन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा कुछ किस में आता है, कोग्निशन में। अब कोग्निशन जो है, कोग्निशन और इमोशन जो है एक दूसरे से इंटरलेटेड है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, इंटरलेटेड होता है एक दूसरे से, ठीक है। कोग्निशन ब्रेन से रिलेटेड होता है। ब्रेन कितने टाइप के होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिविटी वाला होता है, लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो रटे वाला होता है, ठीक है, लैंग्वेज वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, और अभी भी अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, एक बार ही आया है बट आप देख लेना। वैसे तो जो कोग्निशन है वो बाई डायरेक्शनल होती है, लेकिन अगर पेपर में आपको आ गया जो जांग के अकॉर्डिंग जो है कोग्निशन कैसी होती है, तो आपने क्या लिखना है उसमें, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। उसमें हमने क्या लिखना है, यूनिडायरेक्शनल लिखना है, यानी कि इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये आप याद रखना एक्सेप्शन को। अब देखो होप क्या होती है, आपको पता होप क्या होती है भाई, एबिलिटी टू इंक्रीमेंटल, मतलब हम होप करते हैं ना कि हाँ ये मेरा पेपर क्लियर हो जाए, तो वो क्या होती है, होप। अब देखो होप आपकी स्टैटिक तो हो नहीं सकती, वो भी आपकी डायनामिक होती है ना, बदलती रहती है ना। पहले मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, नहीं पहले मेरे पास साइकिल होना चाहिए, फिर मेरे पास बाइक होनी चाहिए, फिर बोलते हैं हम लोग कि मेरे पास कार भी होनी चाहिए अब, है ना। और उसके बाद बोलते हैं हम लोग मेरे पास ट्रेन होनी चाहिए, फिर हेलीकॉप्टर होना चाहिए। तो ऐसे करके हमारी डिज़ायर, हमारी होप्स जो बढ़ती रहती हैं, डायनामिक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाकॉग्निशन साइकिल की। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, ये भी एक साइकिल है। साइकिल में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अप्रोच को प्लान करते हैं, ठीक है। प्लान करने के बाद स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आई, असेस करते हैं टास्क को, फिर इवेलुएट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को। उसके बाद दोबारा इवेलुएट करने के बाद दोबारा प्लान करते हैं अप्रोच को, फिर वो अप्लाई करते हैं किसी स्ट्रेटजीज़ को, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर ऐसे करके ये पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी किया था। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, जिस
वो पर्सन, जिस पर्सन को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना आ गया, वो क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, हैव बोथ इंट्रा पर्सन एज वेल एज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इंट्रा पर्सन और इंटर पर्सन दोनों। इंट्रा और इंटर का भी मैंने आपको मीनिंग पिछली वीडियो में बताया था, इंट्रा और इंटर। ठीक है, इंट्रा का क्या मतलब होता है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, जैसे मैं हूँ ना, मुझे अपने इमोशंस का पता है, तो वो क्या हो गया, इंट्रा। अगर मैं दूसरे के इमोशंस के बारे में बता रही हूँ, वो क्या हो गया, इंटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो कहते हैं अरिस्टोटल ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, कहता एनी वन कैन बिकम एंग्री, दैट इज़ ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दैट इज़ नॉट ईजी। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड एरर्स। ठीक है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या होती है, मिसकंसेप्शन जो हो जाती हैं, होती हैं। ठीक है, कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से डिस्कस करता है, वो सारा कुछ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स एज वेल एज नॉन एग्जाम्पल, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, अब देखो ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप टेक्स्ट बुक की यूज़ कर रहे हो, है ना, उसके बाद आप कोई चार्ट का यूज़ कर रहे हो या अदर मटेरियल का, वीडियो का, ऑडियो का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो एग्जाम्पल है या फिर नॉन एग्जाम्पल है, दोनों का ही यूज़ करना चाहिए। अब कोई हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें एक एग्जाम्पल का यूज़ कर लो, जैसे मान के चलो हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स में हम क्या बोलेंगे, एक तो ह्यूमन एनिमल्स की बात कर लो, चलो। दूसरा हमने पेन की बात की, तो उनको कंपेयर करके बता दिया कि बेटा ये वाला लिविंग है और ये वाला नॉन लिविंग है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया NEP, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। ठीक है, 360 डिग्री असेसमेंट होती है बच्चों की इसमें, यानी कि पीयर से, सेल्फ और टीचर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम जो टीचर है, टीचर हमारी असेसमेंट करता है। ठीक है, तो वो दो तरीके की हो सकती है, एक तो हो सकती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग वाला क्या होता है, पार्ट फॉर्मेटिव का, जो ड्यूरिंग द क्लास चलता है और लास्ट में सबमिटिव का आ जाता है। ठीक है, तो पीयर और सेल्फ जो हैं, ये दोनों किस में आते थे, एज लर्निंग में। ठीक है, तो ये बात को आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखना। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, कैप को याद रखना, हेड अफेक्टिव साइकोमोटर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे परख सिस्टम। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका FPMS। एफ का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन लिटरेसी। पी का मतलब होता है प्रेपरेटरी स्टेज। एम का मतलब होता है मिडिल स्टेज एंड एस का मतलब होता है सेकेंडरी। है ना, आपको पता है ना। फाउंडेशन लिटरेसी में कौन आते हैं, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, ये सारे बच्चे किस में आ गए, फाउंडेशन लिटरेसी में। 5 साल हो गए ना, 5। ये रूल क्या है, एक मिनट, ये क्या है, 5+3+3+4, ये आपने याद रखना है, 5+3+3+4। अब 5 में क्या आ जाता है, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, हो गए ना 5 साल। अगर इसमें क्या आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हो गए 3 साल। आगे उसके अगले वाले 6th, 7th, 8th, 3 हो गए। नेक्स्ट 4 में क्या आ जाएगा, 9th, 10th, +1, +2। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पेपर में आती होती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। वो आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे, एजुकेशन सिस्टम में बताओ कौन सा किस तरीके से मतलब डिफ़ाइन करते हैं हम लोग। तो आपने क्या बोलना, 5+3+3+4, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब मदर टंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मदर टंग मल्टीलिंगुअलिज्म होती है। अब देखो ना, हर एक बच्चा है, उसकी मदर टंग अलग हो सकती है। मान के चलो कोई बच्चा पंजाब का है, कोई JNK का है, कोई क्या बोलते हैं दिल्ली का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है। ठीक है, तो वो एक कॉमन यूनिवर्सिटी में, कॉमन स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी मदर टंग अलग अलग होगी, है ना। तो उसमें क्या करते हैं हम कि बच्चों को मल्टीलिंगुअलिज्म आनी चाहिए, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में आप स्टडी करवा सकते हो। ठीक है, अगर आप जैसे पंजाब में पढ़ा रहे हो तो पंजाब में पंजाबी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मदर टंग को भी प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना बच्चों की, वो
कौन सी है, मदर टंग। सेकंड लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे भारत की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को हिंदी समझ में आती है। और थर्ड लैंग्वेज कोई भी मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। अब ये लाइन है, टेक्स्ट बुक इज़ वन ऑफ द रिसोर्स नॉट कंपलसरी। अब टेक्स्ट बुक जो है ना वो कंपलसरी नहीं है, वो सिर्फ एक रिसोर्स है। कैसे? अब मान के चलो आप बड़े हो, है ना, आपने बीएड कर रखी है या उस एमएससी बीएससी कर रखी है, बीए जो भी कर रखा है आपने, तो आप मुझे बताओ, क्या आप बड़े बड़े कोर्सों में भी बुक्स से पढ़ते हो? आजकल तो सारे यूट्यूब से पढ़ते हैं, है ना, कोई विकीपीडिया से पढ़ रहा है, कोई चैट जीपीटी से पढ़ रहा है, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो आप बताओ, क्या टेक्स्ट बुक कंपलसरी है आज के टाइम पे? तो आंसर इज़ नो। ये एक रिसोर्स हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एडअप कर सकते हो अपने स्टडी मटेरियल में। नेक्स्ट आ जाता है आरटीई। आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है कि 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको एक बार जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो इंटरलिंक्ड होता है सारा मटेरियल एक दूसरे से, राइट। तो इसमें क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन को, ठीक है। प्राइमरी स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, जिसमें 800 घंटे जो है पढ़ाना होता है, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल की बात करें तो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, जिसमें 1000 हावर्स की स्टडी हो। टीचर वर्क इन 1 वीक, कितना है, 45 हावर्स। एक जो हफ्ता है उसमें एक टीचर को 45 हावर्स तक मिनिमम काम करना है। पीपल टीचर रेशियो की बात करूं तो प्राइमरी स्कूल में 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए, और एलिमेंट्री में 35 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये भी पेपर में आता होता है। फाइनली हमारा, अरे नहीं यार, एक और भी पेज है ना, चलो कोई ना, बस थोड़ा रह गया एक दो का, उसके बाद हम चलेंगे खाना खाने, और आप भी खाना खा लेना, ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एज वाइज एडमिशन होनी चाहिए। जैसे छोटा बच्चे जो हैं उनको छोटी क्लासेस में एडमिशन मिलनी चाहिए, बड़ों को बड़े में मिलनी चाहिए, है ना। हिट्रोजेनियस ग्रुप बनाना चाहिए, होमोजेनियस ग्रुप नहीं बनाना चाहिए क्लासरूम में। जैसे मान के चलो कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसमें लड़कियां अलग हो गई, लड़के अलग हो गई, ऐसे नहीं करना चाहिए। मिक्स ग्रुप बनाना चाहिए, वो ग्रुप जिसमें लड़कियां भी हों लड़के भी हों, है ना। इंटेलिजेंट और डल की बात नहीं करनी है हमें किसी भी बच्चे के साथ, ठीक है। सबको इक्वली ट्रीट करना है। 6 to 18 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब आपको पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, CWSN। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना जो भी तैयारी कर रहे हैं कि CWSN की फुल फॉर्म क्या होती है। ये मैंने अभी आपको बताई है जस्ट, ठीक है, ओके। तो NCF 2005 की अगर आपको बात बताऊं तो NCF 2005 में क्या था कि सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उनको सारों को क्या देनी है, एजुकेशन देनी है, कंपलसरी एजुकेशन देनी है, ताकि कोई भी बच्चा जो है ना वो बिना एजुकेशन के ना रह सके, ठीक है। तो अभी 2025 से लेकर 2030 तक उन्होंने क्या बोला था कि जो भी बच्चे हैं ना, जितने भी गाँव के बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। प्लस जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी चीज़ें उनको चाहिए हैं, लाइक जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं उनको कोई चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे स्टिक्स होगी, व्हील चेयर्स हो गया, वो प्रोवाइड करो। एंड विजुअली इम्पेयर्ड वालों के लिए कुछ अलग से करो, जिससे वो अच्छे से पढ़ सकें, है ना, जिनको दिखाई नहीं देता, ब्रेल का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ करके बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा आ जाता है लास्ट पार्ट, दैट इज़ 21 सेंचुरी डिजिटल स्किल्स। इसमें आ जाती हैं आपकी कोग्निटिव, ये तो माइंड से रिलेटेड है, मैंने बहुत बार आपको बता दी। लाइक क्यूरियोसिटी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। आजकल आपको पता है डिजिटली भी कोर्स चल रहे हैं, डिजिटली लोग पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ये भी तो डिजिटली है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, मीडिया लिटरेसी, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी आ गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट स्किल्स आ गया। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। इंट्रा पर्सन की बात करूँ, इंट्रा पर्सन और इंटर पर्सन भाई मैंने बहुत बार बता दिया है, अब मैं आपको नहीं बताने वाली, दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लेना। सो इसमें परसिस्टेंस आ गया, इनिशिएटिव आ गया, रिलायंस आ गया, एम्पैथी आ गया। तो इंटर पर्सन की बात है, कोलैबोरेशन, लीडरशिप,
अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, तो ये सारा कुछ आपका आ गया इसमें। एंड लास्ट इज़ हमारी वन डेफिनेशन, दैट इज़ फ्लाइन इफ़ेक्ट। ये आपका पेपर में आया था, दैट्स वाई मैंने लास्ट में इसको लिखा है। क्या कहता है कि एवरी डिकेड एवरेज IQ ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज़। ठीक है, हर डिकेड के बाद कोई पॉपुलेशन के जो भी IQ होता है वो इंक्रीज़ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइन इफ़ेक्ट। तो इसके साथ आपका 15 मार्क्स का पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट है। इसके अलावा कभी भी पेपर बाहर से नहीं आता है। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो आपके पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं वैसे, बट ज़्यादा नहीं तो चलो 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो जाता है, कम से कम 28 29 तो आपके आ ही जाएंगे, बट अदरवाइज़ 30 में से 30 आप लेके जाओगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बट हाँ, लास्ट में एक बात और बोलना चाहूँगी, सिर्फ एक बार वीडियो देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक बार से ज़्यादा वीडियो देखना। प्लस मैं तो आपको यही बोलूँगी कि साथ साथ में आप नोट्स बनाना, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। जो भी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बोली हैं उसको भी आप नोट डाउन करते रहना। एंड कोई समझ में चीज़ नहीं आ रही है तो उसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और किस चीज़ के नोट्स चाहिए वो भी आप मुझे बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश की पेडागोजी, जो कि 15 मार्क्स की होती है। सो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।